हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज है। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ अनेकों विद्यार्थियों ने 85% या इससे अधिक अंक लाकर हमारे क्षेत्र का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। अगर सबका नाम का वर्णन करूंगा तो अधिक समय लग जाएगा। हाय फ्रेंड्स, शेक्सपियर क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ाई हो चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 है उसका नाम है मेजरमेंट यानी मापन। तो आज देखेंगे कि मापन में क्या क्या है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट है भौतिक राशियाँ। इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ हम लोग किसे कहेंगे वो देखते हैं। तो देखिए, भौतिक के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। मतलब भौतिक के जो भी क्या होते हैं, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं या लॉस होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जिन पदों में व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। जैसे क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, क्षेत्रफल है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है। मतलब जितनी चीज़ें आप देखते हैं फिजिक्स में, सब चीज़ें क्या हैं, भौतिक राशियाँ हैं। तो भौतिक राशियाँ मतलब जितने भी चीज़ का इस्तेमाल भौतिक में होता है, सब भौतिक राशियाँ में क्या होगा, आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो भौतिक के नियमों को हम जिन पदों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ गया है, भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियों के टाइप्स कितने हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है भौतिक राशियों के 2 टाइप्स हैं। एक है मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिए, वैसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। मतलब ये स्वतंत्र राशियाँ हैं, किसी और राशि से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। अब मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो मूल राशियाँ में जैसे लिखा गया यहाँ पे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है। मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 गो है, जो आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और ये जो 2 राशियाँ हैं ये पूरक राशियाँ हैं, समतल कोण और घन कोण। तो मूल राशियाँ फिक्स हैं, 7 गो ही हैं। पूरे फिजिक्स में मूल राशि कौ गो है, 7 गो है। बाकी 2 गो जो एक्स्ट्रा है, समतल कोण और घन कोण, ये क्या है, पूरक राशियाँ हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या निश्चित नहीं है, वो अनंत है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि कितनी है, 7 गो है। व्युत्पन्न राशि कितनी है, तो व्युत्पन्न राशि अनंत है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मूल राशि किसे कहते हैं ये क्लियर हुआ, और कितने होते हैं ये भी क्या है, खत्म हुआ है। आगे देखना है कि व्युत्पन्न राशि हम लोग किसे कहेंगे, तो वैसी राशियाँ जो मूल राशियों की मदद से उत्पन्न की जाती हैं, चाहे वैसी राशियाँ जो मूल राशियों पर क्या करती हैं, निर्भर करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मतलब व्युत्पन्न राशि को निकालने के लिए आपके पास मूल राशि होनी चाहिए, यानी मूल राशि की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न राशि ज्ञात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। और व्युत्पन्न राशि कौन कौन से, जैसे यहाँ पे लिखा है वेग है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, विस्थापन है, त्वरण है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इन 7 को छोड़कर लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समतल कोण, घन कोण,
टोटल हुए 9, मतलब 7 गो मूल और 2 गो पूरक। इन 9 को छोड़ के फिजिक्स में आपको कुछ भी मिले, वेग, संवेग, आवेग, कुछ भी मिलता है, सब क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। तो मूल राशि मात्र 7 गो है, उसके साथ 2 गो इंक्लूड है पूरक राशि, और बाकी शेष जो भी राशि आपको मिले वो कौन राशि होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। व्युत्पन्न राशि जो होता है मूल राशि पर ही निर्भर करता है, और हम क्या करते हैं, मूल राशि की मदद से ही व्युत्पन्न राशि को ज्ञात करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, मापन यानी मेजरमेंट। अब मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, पहले ये जान लेना भी क्या है, जरूरी है। मतलब आपको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि आपको मापना पड़ा, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कितनी है, 5 है। नाक है, आँख है, कान है, त्वचा है और जीव्या है। इसकी मदद से मनुष्य क्या कर सकता है, तो अगर 2 गो वस्तु हैं, दोनों एक तरह दिखाई देती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तुलनात्मक उनका अध्ययन कर सकते हैं, और दोनों में क्या कर सकते हैं, तुलना करके उनका अलग अलग विशेषताओं को बता सकते हैं। मतलब मानव अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा समान राशियों में क्या कर सकता है, तुलना कर सकता है। जब तुलना कर ही सकता है तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, हम तुलना तो कर सकते हैं, लेकिन तुलना में कौन कितना अधिक है और कौन कितना कम है, उसका एग्जैक्ट मान क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि घोड़ा है और एक कुत्ता है, अगर आपसे पूछा है कि घोड़े में और कुत्ते में दोनों में बड़ा कौन है, तो इसलिए आपका आंसर हुआ क्या है, घोड़ा बड़ा है। मतलब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके बता दे रहे हैं कि घोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, कुत्ता क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि घोड़ा जो है कुत्ते से कितना बड़ा है, तो हमारा जो आंसर होगा एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि कितना बड़ा है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन फिजिक्स जो विज्ञान है वो क्या है, यथार्थ विज्ञान है। मतलब यहाँ पे क्या करना है, कोई भी आपको आंकड़ा लेना है तो यथार्थ होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। यानी ऐसे भी कोई भी आंकड़ा हम क्या करेंगे, लेके यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं। आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये कितना है। तो किसी भी चीज़ के यथार्थ गणना के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी। मापन की आवश्यकता अगर कोई पूछता है कि आपको क्यों पड़ी, आप तो अनुमान लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन भारी है, कौन हल्का है, कौन लंबा है, कौन चौड़ा है, किसका क्षेत्रफल अधिक है, किसका क्षेत्रफल कम है। अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं। और चूंकि फिजिक्स जो है यथार्थ विज्ञान है, यहाँ पर जो गणना करना है वो यथार्थ करना है, एक्यूरेट करना है। तो एक्यूरेट गणना करने के लिए यानी यथार्थ गणना करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता पड़ी। अदरवाइज कोई भी क्या कर सकता है, अनुमान लगा के बता सकता है कि हाँ ये क्षेत्रफल में इससे बड़ा है, ये आयतन में इससे बड़ा है, इसका आयतन इससे अधिक होता है। लेकिन यहाँ क्या करना है, आपको तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना है, यहाँ एग्जैक्ट बताना है। तो एग्जैक्ट बताने के लिए क्या हुआ था, मापन की आवश्यकता पड़ी थी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं मात्रक यानी यूनिट्स किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम क्या करते हैं, उसी राशि का कोई मानक चुन लेते हैं। अब उसी राशि का क्यों, इस पर भी आगे चर्चा करते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम क्या करते हैं, उसी राशि का मानक चुन लेते हैं। उस मानक को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लंबाई है। अब लंबाई के काफ़ी सारे मानक हैं। कौन कौन सा मानक है, तो देखिए लंबाई का ये सारा मानक हो सकता है। आप लंबाई को नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, नाप सकते हैं मीटर में, नाप सकते हैं फीट में, नाप सकते हैं mm में यानी मिलीमीटर में, नाप सकते हैं माइक्रोमीटर में, नाप सकते हैं नैनोमीटर में, नाप सकते हैं पिकोमीटर में, नाप सकते हैं फेम्टोमीटर में, नाप सकते हैं किलोमीटर में, नाप सकते हैं मेगामीटर में, गीगामीटर में भी नाप सकते हैं, टेरामीटर में भी नाप सकते हैं, पेंटामीटर में भी क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो एक लंबाई का इतना सारा मात्रक है। यानी लंबाई को अगर मापना होगा तो आप क्या करेंगे, इन्हीं मानकों में से हम क्या करेंगे, किसी का चुनाव कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको लंबाई नापना है तो आप लीटर ले लेंगे, या लंबाई नापना है तो आप किलोग्राम ले लेंगे, या लंबाई नापना है तो आप सेकंड लेंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक राशि का अपना अपना एक मानक होता है। उसी मानक में से क्या करना है, आपको चुनना है कि हम किसको लें मापने के लिए। लंबाई के ये सारे मानक हैं। इसी प्रकार समय का अपना अलग अलग मानक होता है। सबका अपना क्या है, अलग अलग मानक है। उसी मानक में से क्या करना है, किसी एक का चुनाव कर लेना है। तो लंबाई के इतने सारे मात्रक है, हम क्या करें, किसी एक का चुनाव कर लेंगे। ठीक है। लंबाई को नापने के लिए आप सेकंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड जो है, घंटा जो है, मिनट जो है, ये सब समय का मानक है। किलोग्राम जो है, ग्राम है, चाहे क्विंटल है, चाहे टन है, ये सब किसका है, द्रव्यमान का है। तो सब राशि का अपना अपना क्या होता है, मानक होता है। उसी मानक में से क्या करना है, आपको चुनाव कर लेना है।
ठीक है। तो मात्रक किसे कहेंगे, तो किसी राशि को मापने के लिए हम क्या करते हैं, उसी राशि का मानक का चयन कर लेते हैं और उस मानक को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो ये हुआ आपका मात्रक। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे पढ़ना है कि जो हम मात्रक चुनेंगे मात्रक का गुण क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई मात्रक लेते हैं, ठीक है, आपको ये क्लियर है ना कि हम क्या क्या ले सकते हैं। जैसे आपने देखा वो कहीं कहीं लंबाई को मापा गया होता है मीटर में, कहीं कहीं सेंटीमीटर में, हम दूरी तय करते हैं तो नापते हैं किलोमीटर में, तो सब अलग अलग है। और कोई घर वगैरह बनाना होता है तो हम उसको नापते हैं फीट में, कितना फीट है, तो सब अलग अलग है। अब यहाँ पे मात्रक के गुण, मात्रक के गुण क्या होंगे, यानी अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी मात्रक का चुनाव कर रहे हैं तो वो जो मात्रक में गुण क्या क्या होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है कि मात्रक परिभाषित होना चाहिए, यानी ऐसा मात्रक होना चाहिए जिसका आप एक परिभाषा दे सकें, यानी बता सके कि हाँ कि इसका ये डिफिनीशन होगा। तो पहला चीज़ ये कि जो क्या हो, डिफाइनेबल हो, जिसे हम क्या करें, परिभाषित कर सकें। दूसरा है उचित आकार का हो, यानी ऐसा नहीं कि काफ़ी बड़ा हो जाए और काफ़ी छोटा हो जाए। जैसे अब किसी चीज़ की लंबाई को नापना है तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा चीज़ लेंगे ताकि हमको मापने में क्या हो, आसानी हो। अब 1 किलोग्राम नापना है तो आप क्या करेंगे, 1 किलोग्राम रॉड के छोर से तो नहीं नापेंगे ना उसको, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, तो उचित आकार का नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि उचित आकार का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो और ना ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बड़ा हो, मतलब उचित आकार। ठीक है, तो ये दो। तीसरा हुआ कि सर्वमान्य होना चाहिए, मतलब उसे हम हर जगह क्या है, मान्यता मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी मार्केट में गए और वहाँ से कोई चीज़ 1 किलोग्राम में खरीदते हैं, लेकिन अगर वही आप दूसरे मार्केट में जाते हैं तो वहाँ वो लोग बोलता है कि नहीं ये 1 किलोग्राम नहीं है, ये 950 ग्राम ही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सर्वमान्य होना चाहिए, नहीं सभी जगह उसकी मान्यता मिलनी चाहिए। इस मार्केट में भी, उस मार्केट में भी, चाहे इस स्टेट में से उस स्टेट में, चाहे इस कंट्री से उस कंट्री में, सब जगह वो क्या हो, मान्यता उसको प्राप्त हो। चौथा, मतलब मात्रक ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसके प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब होता है कि उसी तरह, जिसके प्रतिरूप क्या किया जा सके, सभी जगह मतलब बनाया जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा मात्रक बना देते हैं जिसे बनाने के लिए फिर किसी कलाकार की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसके प्रतिरूप को यानी देख के, जिसके डिज़ाइन को देख के और जगह भी क्या किया जाए, उसको बनाया जा सके। ठीक है, तो प्रतिरूप बनाया जा सके वैसा मात्रक होना चाहिए। ठीक है, और है नेक्स्ट पांचवा कि मात्रक पर किसी भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी मात्रक पर ताप का, दाब का, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर तापमान अधिक है तो वो चीज़ बढ़ गया, चाहे तापमान अधिक है तो उसका मान क्या होगा, घट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तापमान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और ये लास्ट छठा, मात्रक हम ऐसा लेते हैं जिसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तन न हो। ऐसा नहीं है कि चैनपुर मार्केट में आप कोई चीज़ 1 किलोग्राम खरीदते हैं और फिर किसी दूसरे मार्केट में जाते हैं, एग्जाम्पल रामगढ़, तो वहाँ पे ये हो जाता है 900 ग्राम। यानी मात्रक में समय और स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे हम सुबह कोई चीज़ 1 किलोग्राम खरीदते हैं तो शाम को वो आधा किलोग्राम हो जाए, ये हुआ समय में परिवर्तन। ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्थान में परिवर्तन का मतलब है कि अगर हम यहाँ मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं, किसी दूसरे मार्केट में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो 1 किलोग्राम है और वहाँ पे जाने पर 900 ग्राम ही हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समय और स्थान के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये सब मात्रक के गुण होते हैं, तभी हम क्या करते हैं, मात्रक को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो इतने सारा प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे पढ़ना है हमको मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ। मतलब पहले यानी काफ़ी टाइम पहले मात्रकों की अलग अलग प्रणालियाँ थी। अब मात्रकों की अलग अलग प्रणालियाँ कौन सी थी उस पर हम क्या करेंगे, बस एक ब्रीफ नज़र देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, मतलब इससे पहले मात्रकों की ये प्रणालियाँ थी। CGS पद्धति था, APS पद्धति था, MKS पद्धति था, फिलहाल क्या है, SI है। ठीक है, अब CGS पद्धति में क्या था, देखिए मात्रकों की जो पद्धतियाँ थी इसमें मात्र 3 गो चीज़ को हम नापते थे। कितना चीज़ को नापते थे, 3 गो चीज़ को। किस किस को नापते थे, तो देखिए जो मात्रक की पद्धतियाँ पूर्वोत्तर में विकसित की गई हैं, जैसे वहाँ पे आपको लिखा गया है CGS पद्धति है, APS पद्धति है, MKS पद्धति है। उसमें मात्र 3 गो चीज़ है, यानी मात्रकों की जो विभिन्न प्रणालियाँ थी उसमें पहले हम मात्र 3 गो चीज़ को नापते थे। किसको किसको, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को।
मतलब ज़्यादातर पहले इन 3 राशियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो पहले जो मात्रक थे उनमें क्या किया जाता था, तो 3 कुछ चीज़ को मापा जाता था, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति में क्या है। तो देखिए, जो पहला अक्षर होगा वो किसके लिए होगा, लंबाई के लिए, दूसरा अक्षर होगा वो किसके लिए हो गया, द्रव्यमान के लिए, और जो तीसरा अक्षर होगा वो किसके लिए हो जाएगा, समय के लिए। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब क्या होता है, सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो सीजीएस प्रणाली थी, इसमें क्या करते थे हम लोग, लंबाई को कहाँ नापते थे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को कहाँ नापते थे, ग्राम में, और समय को हम लोग कहाँ नापते थे, सेकेंड में। ठीक है, मतलब पहले जो सीजीएस मात्रक था प्रणाली का, वहाँ मापा जाता था लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में। ये जो पद्धति थी जो कि फ्रांस ने विकसित किया था, तो इसका नाम पड़ गया था फ्रांसीसी पद्धति। ठीक है, तो पहले सीजीएस पद्धति चलती थी, फिर एफपीएस कुछ दिन चला। पहला वर्ड का मतलब क्या होता है, लंबाई, दूसरे वर्ड का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, और तीसरे वर्ड का मतलब क्या होता है, सेकेंड। तो जो एफपीएस प्रणाली थी, इसमें एफ का मतलब क्या होता है, फुट, यानी लंबाई को हम लोग कहाँ नापते थे, फुट में, द्रव्यमान को हम लोग कहाँ नापते थे, पी का मतलब होता है पाउंड, पाउंड में, समय को हम लोग कहाँ नापते थे, सेकेंड में। यानी लंबाई के लिए फुट का इस्तेमाल, द्रव्यमान के लिए पाउंड का इस्तेमाल, और समय के लिए सेकेंड का इस्तेमाल। ये जो पद्धति थी इसको ब्रिटेन ने क्या किया था, विकसित किया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। फिर आया एमकेएस। अब एमकेएस में क्या हुआ, तो एमकेएस में क्या करते थे हम लोग, लंबाई को नापते थे कहाँ, मीटर में, द्रव्यमान को हम लोग कहाँ नापते थे, किलोमीटर में, किलोग्राम में, किलोमीटर में नहीं, लंबाई को हम नापते थे मीटर में, द्रव्यमान को नापते थे किलोग्राम में, और समय को हम लोग कहाँ नापते थे, सेकेंड में। तो जो आपका एमकेएस प्रणाली था, इसमें भी 3 कुछ चीज़ को मापा गया था, लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को। तो लंबाई को कहाँ नापना था, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। क्योंकि हर देश में मात्रक की पद्धतियाँ अलग अलग थी, फ्रांस में कुछ अलग था, ब्रिटेन में कुछ अलग था, और कुछ देशों ने क्या किया था, एमकेएस को अपनाया था। तो जब विद्यार्थी एक देश से किसी दूसरे देश में क्या करते थे, अध्ययन करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे क्या था, काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। जैसे मान लो कि हमने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई सीजीएस पद्धति में की है, तो हमको सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पूरा याद है। अगर फिर हमको क्या करना पड़े, एफपीएस में पढ़ना पड़े, तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी स्टूडेंट ने एफपीएस में पढ़ा है, अगर उसको फिर एमकेएस में पढ़ना पड़े, तो काफ़ी सारा क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह की मतलब भ्रांतियाँ चल रही थी कि कहीं पे सीजीएस है, कहीं पे एफपीएस है, कहीं पे एमकेएस है। तो क्या किया गया, फिर सारे देशों की एक बैठक होती है 1960 में, और ये डिसीजन लिया गया कि अब मात्रकों की 3 पद्धतियाँ नहीं रहेगी, तीनों को ख़त्म कर दिया जाएगा, और एक नया पक्ष मतलब क्या करेंगे, हम एक नया पद्धति को विकसित करेंगे। ये जो पद्धति होगी पूरे देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या होगी, मान्य होगी। तो तीनों पद्धतियों को हटा दिया गया और तीनों के स्थान पर एक पद्धति लाया गया। उसका नाम क्या है, एसआई पद्धति। इसको हम लोग बोलते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मान्यता प्राप्त है। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, अगर कोई पूछे कि एसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो हम बताएंगे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो 1960 से क्या होता है, एसआई पद्धति आ जाता है, और तब से हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ मापना होता है हम कहाँ नापते हैं, एसआई में क्या करते हैं, मापते हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे फिजिक्स में, जो भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सब हम कहाँ सॉल्व करेंगे, एसआई में सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे, एसआई में। अब एसआई में कौ गो मात्रक है वो देख लेते हैं। तो एसआई में 7 गो मूल मात्रक है और 2 गो पूरक मात्रक है। 7 गो मूल मात्रक है। अब मूल मात्रक किसका होगा, तो मूल मात्रक जो होगा मूल राशि का होगा। तो 7 को मूल राशियाँ हैं और उनके 7 गो क्या है, मात्रक हैं। अब कौन कौन से हैं देख लेते हैं फटाफट। तो ये क्रमांक लिखा गया है, 7 तक क्या है, मूल राशियाँ हैं। इसके नीचे ये क्या है, तो पूरक राशियाँ, ये जो है आपका पूरक राशियाँ हैं। अब मूल राशि क्या है, सबसे पहले आता है क्रमांक। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आपको याद होना चाहिए। याद अगर रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन सा मूल राशि नहीं है। ठीक है, तो 7 गो है, 7 गो याद रखना है। सबसे पहले राशि क्या होता है, लंबाई, ये राशि का नाम होगा। मात्रक क्या होता है इसका, मीटर। संकेत क्या है, हम कैसे लिखते हैं इसको, स्मॉल m के द्वारा। दूसरा क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो किलोग्राम को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी। तो केजी हो गया। तीसरा क्या है, समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो सेकेंड। संकेत क्या है, तो एस हो गया। नेक्स्ट है ताप। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। केल्विन के हम लोग क्या लिखते हैं, के। तो के हो गया। अगला मात्रक क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर के हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए हो गया।
नेक्स्ट 6 नंबर ज्योति तीव्रता, मात्रा क्या होता है कैंडेला, क्या लिखते हैं इसको CD, तो CD हो गया। 7वां है पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं मोल, मात्रक होता है मोल, लिखते क्या है MOL। पूरक में 2 है, एक है समतल कोण तो इसका होता है रेडियन, इसको लिखते हैं RAD। फिर 9 में है घन कोण, इसका क्या होता है स्टेरेडियन, तो हम लोग क्या लिखते हैं SR, तो SR हुआ। तो ये 7 को मूल राशि हैं और 2 को पूरक राशि हैं। बाकी जितनी राशियाँ मिलेगी सब क्या है आपको व्युत्पन्न राशियाँ हैं, ठीक है। तो मूल राशि और पूरक राशि 7 और 2 कितना 9 को आपको याद रखना है। बाकी जितनी बचेगी सब कहाँ जाएगी व्युत्पन्न राशि में आ जाएंगी। तो ये क्या है SI पद्धति है। अब SI पद्धति के लाभ क्या क्या है, आखिर SI पद्धति हमने चुना तो लाभ क्या क्या है। SI पद्धति के लाभ, पहला कि SI पद्धति में प्रत्येक राशि का एक ही गुमान मात्रक होता है। मतलब लंबाई है तो लंबाई का हमेशा SI में मात्रक क्या होगा मीटर होगा, इसमें दूसरा कोई नहीं होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, एक ही मात्रक होता है। एक राशि का एक मात्रक, बस एक राशि का 2 या 3 मात्रक नहीं होगा, कौ होगा मात्र एक मात्रक होगा। तो इसमें एक राशि का कौ मात्रक होता है, एक मात्रक होता है। दूसरा यह एक दार्शनिक पद्धति है। कौन पद्धति है, दार्शनिक, यानी मतलब पद्धतियाँ 2-3 टाइप्स की होती हैं, दार्शनिक भी होती हैं, द्विधारी भी होती हैं, अष्टक भी होती हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं SI में ये क्या है दार्शनिक है, और आजकल सब चीज़ें दार्शनिक में ही चलती हैं, इसलिए क्या है पढ़ना आसान है और हमारे काम का भी है। इसलिए जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, SI में पढ़ेंगे। तीसरा, यह मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, मतलब इसको क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है मान्यता प्राप्त है। आप अगर भारत में SI में पढ़ रहे हैं तो अगर आप किसी और भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ भी क्या पढ़ना है, SI में ही पढ़ना है, कोई अलग से वहाँ पर नहीं पढ़ना है। इसीलिए क्या है ये तो अंतर्राष्ट्रीय इसको मान्यता प्राप्त है, यानी यह क्या है सर्वमान्य है। आप बोल सकते हैं, चाहे बोल सकते हैं कि हाँ ये एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति चाहे बोल सकते हैं कि हाँ एक ऐसी पद्धति है जो सर्वमान्य है, इसकी सभी जगह क्या है मान्यता दी गई है। तो ये SI जो पद्धति है इसके कुछ लाभ हैं, ठीक है। सर्वमान्य है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। एक और होता है कि इसके जो मान होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, ठीक है, मतलब एक ही मान होगा, ज़्यादा होगा नहीं। तो ये जो है आपका SI पद्धति में जो भी मात्रक है वो तो आपको याद रख लेना है, काफ़ी काम का है, ठीक है। 7 गो और ये कितना हुआ 2 गो 9 गो याद रख लेना है, और बाकी सब चीज़ें भी याद रख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कौन कौन सी नहीं हैं। क्लियर। अब देखते हैं आगे। तो आगे कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जैसे SI पद्धति है, अगर हम किसी चीज़ का SI मात्रक लिखते हैं तो हमको क्या क्या याद कर लेना है। तो देखिए अगर आप किसी भी चीज़ का SI मात्रक लिखते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ कि हमेशा हम कोई भी मात्रक लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। कौन सा लेटर में, स्मॉल लेटर। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, कैंडेला है, मोल है, रेडियन है, SR मतलब स्टेरेडियन है। अब ये 2 को क्यों नहीं लिखा गया है, क्यों नहीं बताया गया, तो ये अपवाद में है। पहला तो रूल आपको ये रखना है कि किसी भी राशि का जो मात्रक होता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। दूसरा, अगर राशि का मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर है तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में। जैसे यहाँ पे है तो आपका क्या होता है केल्विन, केल्विन चूँकि वैज्ञानिक का नाम है तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल के। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, तो एम्पियर चूँकि वैज्ञानिक का नाम है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए। तो अगर वैज्ञानिक का नाम आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दूसरा, मात्रक जब हम लिखते हैं तो उसको मतलब क्या करते हैं, एक वचन में ही लिखते हैं, द्विवचन में नहीं लिखते हैं, चाहे बहुवचन। जैसे आपको लिखना है 25 मीटर, 25 मीटर, तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे 25m, 25 मीटर। आप 25 ms नहीं लिख सकते हैं, ये अलग हो जाएगा, ये रॉन्ग है। क्योंकि मात्रक जो भी लिखना है एक वचन में लिखना है, बहुवचन में नहीं लिखना है। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 25 मीटर, न कि मीटर सेकेंड, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। एक और चीज़ है कि मात्रक लिखने के बाद हमको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, मतलब 25m के बाद आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली 25m ही रहेगा, ठीक है। अगर मात्रक का पूरा नाम लिखना हो, अगर मात्रक का पूरा नाम लिखना हो तो चाहे साइंटिस्ट का ही नाम क्यों ना हो, सब लेटर क्या होगा, स्मॉल रहेगा। जैसे आपको एम्पियर लिखना है पूरा नाम तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एम्पियर। न्यूटन लिखना है तो NEWTON, न्यूटन। अगर मात्रक का क्या करना है, पूरा नाम लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। लेकिन अगर चाहे वो साइंटिस्ट का ही नाम क्यों ना हो, लेकिन अगर एक लेटर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर साइंटिस्ट का नाम होगा तो कैपिटल का इस्तेमाल कर लेंगे।
अगर साइंटिस्ट का नाम नहीं हो तो हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो मापन चैप्टर में ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक्स।